नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की समसामयिक घटनाओं का दूसरा भाग होगा, जिसमें हम कल के वीडियो के बचे हुए सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है भारतीय राज व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, जिसमें एक ही न्यूज है लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण है, उसे समझना जरूरी है। कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। अब उससे संबंधित हर संदर्भ को समझ लेते हैं कि किस परिस्थितियों में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि राज्यों द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक पर निर्धारित समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को फैसला ले लेना चाहिए। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि जो हमारे राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, अगर वो विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित किसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उनका राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि उस आरक्षित विधेयक पर 3 महीने के अंदर, ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए, राष्ट्रपति जी के लिए एक समय सीमा निर्धारित करती है कि 3 महीने के अंदर उस बहुमत से पारित विधेयक पर कोई फैसला या किसी निर्णय पर पहुंचना जरूरी होगा, ताकि वो विधेयक जो है कानून का शक्ल ले सके। उपराष्ट्रपति ने अदालत के इसी रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अदालत जो है सुपर संसद के रूप में काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भी एक डेडलाइन तय कर दिया है कि 3 महीने के अंदर आपको एक किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। तो इसी को देखते हुए जगदीप धनखड़ जी ने अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो फैसला आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके दिया है। अब तो ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 142 है क्या। तो ये उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। अर्थात ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो इस अनुच्छेद को ध्यान में रखिएगा। और किस किनके द्वारा ये कहा गया है अनुच्छेद 142 पर न्यूक्लियर मिसाइल? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। इस तरह से हमारा आज का एक और सेगमेंट जो है समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। इसमें भी एक ही न्यूज है। तो उस न्यूज को देखते हैं हम लोग कि वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा जो है लगभग 99 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि को दर्शाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्यापार घाटा होता है, जब उसमें हम जो भी किसी देश से हम आयात करते हैं और उस देश को हम जो निर्यात करते हैं, तो उस आयात और निर्यात के बीच का, जब आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है, तो उसके बीच का जो अंतर होता है वो व्यापार घाटा होता है। तो यहाँ उसी को हम समझेंगे कि 2024-25 में भारत का चीन से आयात जो है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.5% से बढ़कर 113.45 अरब डॉलर हो गया है, जबकि ये 2023-24 में यह कितना था? 101.73 अरब डॉलर था। वहीं जब निर्यात का बात करते हैं, यानी चीन को निर्यात का बात किया जाए, तो ये निर्यात जो है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में गिर गया है। और कितने की कमी आई है इसमें? तो 14.5% की कमी आई है। और 14.5% की कमी के साथ ये गिरकर 14.3 बिलियन डॉलर तक आ गया है। यानी कि हम चीन से आयात तो कर रहे हैं 113.45 अरब डॉलर का, लेकिन चीन को निर्यात कर रहे हैं 14.3 बिलियन डॉलर का। और जब इस आयात से आप निर्यात को, अगर आप आयात में से निर्यात को घटाते हैं, तो जो भी अमाउंट आता है वो भारत का व्यापार घाटा होता है, जो कि है 99 बिलियन डॉलर। तो ये ध्यान रखिएगा कि वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर का है। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, जिसका पहला न्यूज है कि हाल ही में खोजा गया K2-18b क्या है। ध्यान रखिएगा, K2-18b जो खोजा गया है वो क्या है? तो वो एक एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट यानी कि हमारे सौर मंडल से बाहर का ग्रह है, जिसका नाम क्या दिया है वैज्ञानिकों ने?
K218b, जो कि पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर दूर है। और इसे खोजा किसके द्वारा गया है? तो इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। और ये जरूरी क्यों है? तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा K281b के वातावरण में संभावित बायोसिग्नेचर बोले तो जीवन की उत्पत्ति से जुड़े संकेत जो है मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। अब ये कितने सही हैं, ये तो बाद इससे संबंधित अगर कोई बाद में इस न्यूज से संबंधित अगर कोई प्रोग्रेस होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि इनके खोजे जाने का कारण जो है वहां पर संभावित बायोसिग्नेचर मिला है, अर्थात जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी जो कारक है, जरूरी कारक, वो सभी वहां पे संकेत के तौर पे मिले हैं। अगला न्यूज है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, ने हाल ही में स्वर्ण जयंती के तहत अपना 50वां वर्ष पूरा किया है। ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को जो भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसे प्रक्षेपित किया गया था। और हाल ही में इसने 19 अप्रैल 2025 को अपना 50वां वर्षगांठ पूरा किया है। तो इसे इसरो द्वारा बनाया गया था। और तब भारत के पास न तो कोई अपना लॉन्चिंग व्हीकल था, न ही कोई लॉन्चिंग स्टेशन था, इसलिए इसे कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे रूस के कपुस्टिन यार लॉन्च स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें इसको विकसित करने में जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उनका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर यू आर राव। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। इस तरह से एक और सेगमेंट हमारा समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है महत्वपूर्ण व्यक्ति दिवस, त्योहार, पुरस्कार और संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। इसका पहला न्यूज है कि हाल ही में प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। अब ये काफी ही महत्वपूर्ण न्यूज है और ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसरो के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है और कई महत्वपूर्ण मिशन जो है इनके नेतृत्व में सफल हुए हैं, जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का संचालन हो, या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का जो पहली बार सफल परीक्षण किया गया, ये सभी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। इसके अतिरिक्त भारत के पहले 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो थे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, वो भास्कर 1 और भास्कर 2 के परियोजना निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 2019 में लाई गई थी, उसका मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनका निधन हो गया है। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन के बारे में संबंधित जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है विश्व पृथ्वी दिवस 2025। तो यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम अर्थात 2025 की जो थीम है वह है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और पहला पृथ्वी दिवस जो है वर्ष 1970 में गेलॉर्ड नेल्सन नामक एक अमेरिकी सीनेटर के प्रयासों से मनाया गया था। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक, ध्यान रखिएगा एंजियोप्लास्टी क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी माने जाने वाले प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल का निधन हो गया है। और ये इनका संबंध केरल से था। 2000 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 1986 में भारत में जो पहली एंजियोप्लास्टी जो की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब चूंकि भारत में पहली एंजियोप्लास्टी इन्हीं के द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हें एंजियोप्लास्टी का जनक कहा जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? तो ये एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें जो हृदय में धमनियां होती है, धमनियों आप कह सकते हैं, जो बड़ी रक्त वाहिकाएं होती है, उनको चौड़ा करने के लिए इस तरह का प्रक्रिया अपनाया जाता है। खास करके तब जब वे संकुचित हो जाती हैं और संकुचित या अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है, या कभी कभी बंद होने से अचानक दिल का दौरा भी पड़ जाता है। तो ये
ये जो प्रक्रिया है उसी को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, और इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि इस तरह उनके संकुचन को खत्म किया जा सके, ताकि फिर से रक्त प्रवाह जो है सामान्य हो सके। तो इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया है पूरा करने वाले सबसे पहले जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे वो मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल ही थे। इसलिए ये न्यूज भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि हाल ही में भारत के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल यंग लीडर्स 2025 की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है। तो यह सूची जो है दुनिया भर के 40 साल से कम उम्र के उन नेताओं को सम्मानित करती है जो बदलाव लाने की दिशा में कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं। और सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले राम मोहन नायडू वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सबसे युवा मंत्री हैं, और इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल यंग लीडर्स 2025 की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। अगला है पंचायती राज दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है 2025 में इसके मुख्य समारोह का आयोजन जो है, या कह सकते हैं शुभारंभ, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ किया गया, तो बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना ग्राम पंचायत में। तो ये नाम याद रखिएगा पूरा कि लोहना ग्राम पंचायत जो कि झंझारपुर ब्लॉक का हिस्सा है, और झंझारपुर ब्लॉक जो मधुबनी जिले में आता है बिहार के, वहां पर 2025 का पंचायती राज दिवस से संबंधित मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है, और जिसके मुख्य अतिथि जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे। अब इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 3 विशेष श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब वो 3 श्रेणी, प्रमुख जो श्रेणी है उनको थोड़ा देख लेते हैं हम। इस संदर्भ में पहला श्रेणी जो है वह जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, जिसमें रैंक 1 जो है वो दव्वा इस ग्राम पंचायत जो कि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। रैंक 2 में जो है बिरदा हल्ली ग्राम पंचायत जो कि कर्नाटक के हसन जिले में आता है, और रैंक 3 ध्यान रखिएगा ये बिहार के समस्तीपुर जिला के मोतीपुर ग्राम पंचायत को ये पुरस्कार दिया गया है। उसी तरह से दूसरा जो विशेष श्रेणी है वो है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार। इसमें भी 3 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर है मौल ग्राम पंचायत जो कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला में है। दूसरे स्थान पे है हटभद्रा ग्राम पंचायत जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, और तीसरे स्थान पर है गोलापुडी ग्राम पंचायत जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। तो ये दूसरी श्रेणी से संबंधित 3 पुरस्कार थे। इसी तरह जो है तीसरा श्रेणी है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। अब ये उन संस्थानों को पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने ग्राम पंचायतों में क्षमता से संबंधित निर्माण के लिए कार्य किया है, क्षमता निर्माण से संबंधित कार्य किया है। और वो उसमें पहले स्थान पर है केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि केरल में है, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ओडिशा, और तीसरे स्थान पर है राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान जो कि असम में है। और इसमें जो सभी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है उसमें जो पहले स्थान पर है उनको 1 करोड़ रुपए, दूसरे स्थान पर 75 लाख रुपए, और तीसरे स्थान पर आने वाले ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा विशेष रूप से डिजाइन की गई एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 6 पुरस्कार विजेता, जो ऊपर के 2 श्रेणियों में जो 6 पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत है उनमें से 3 ग्राम पंचायत जो है उनकी मुखिया जो है महिला सरपंच है। तो ये ध्यान रखिएगा। और 3 कौन कौन है, तो एक तो कि बिहार के मोतीपुर बिहार का ग्राम पंचायत जो है, उसी तरह से जो है महाराष्ट्र का दव्वा इस ग्राम पंचायत है, और उड़ीसा का हटभद्रा ग्राम पंचायत है। तो इस तीनों ग्राम पंचायत की मुखिया जो है महिलाएं हैं। इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान में 73वां संशोधन जो दिसंबर 1992 में अधिनियमित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है।
जिससे स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है उसकी नींव रखी गई, यानी 3 टियर्स सिस्टम का जो है नींव रखा गया है। इसमें सबसे पहले क्या है, तो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इसी, चूंकि ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, तो इसी कारण से जो है इस तिथि को कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2010 में इस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ध्यान रखिएगा इस तिथि को भी। अगला न्यूज है विश्व मलेरिया दिवस, जो कि हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन और रीइग्नाइट। और डब्ल्यूएचओ द्वारा, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व मलेरिया दिवस को पहली बार 2007 में मान्यता प्रदान किया गया था और 2008 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि यह संक्रामक नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैल सकता है। और भारत ने 2030 तक मलेरिया के पूर्ण रूप से उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी भारत ने एक अपने लिए डेडलाइन सेट किया है कि 2030 तक भारत को जो है मलेरिया से पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन कर देना है भारत से। अगला न्यूज है कि कुमार मंगलम बिरला, जो कि बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, कि कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में की गई थी। तो इस तरह से आज हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है और अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। और उसका पहला न्यूज है कि एशियन अंडर 18, ध्यान रखिएगा, एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इस वर्ष 2025 में इसका 6ठा संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, दम्माम में, जो कि सऊदी अरब में है। और यह चैंपियनशिप जो है द्विवार्षिक है, अर्थात 2 वर्षों पे आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष जो है, इस वर्ष के आयोजन में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं और 8वें स्थान पर रहा है। उस 11 पदक में 1 स्वर्ण पदक है, 5 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। और 36 पदकों के साथ चीन पहले स्थान पर रहा है। और जो 11 पदकों में 1 स्वर्ण पदक है, वो स्वर्ण पदक विजेता का नाम याद रखिएगा कि हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंकने में, यानी कि जो भाला फेंक होता है जेवलिन थ्रो, जिससे संबंधित नीरज चोपड़ा जी हैं, कि हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला न्यूज है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। और देख लेते हैं कि यह सांसद खेल महाकुंभ क्या है, जिसका कि इस वर्ष का जो है आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। तो इसका उद्देश्य है सांसदों द्वारा जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना, यानी कि खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए, ताकि छोटे स्तर से खिलाड़ी जो है वो चयनित होकर बड़े स्तर पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके लिए जो सांसदों द्वारा है उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह के खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। तो सांसद खेल महाकुंभ याद रखिए। अगला न्यूज है कि द्वितीय एशियाई, ध्यान रखिएगा, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। और इस आयोजन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। पहली एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था।
और इस वर्ष का जहां तक बात है तो इस वर्ष भारत ने 87 पदक जीते हैं और 87 पदक जिसमें से 83 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है और 87 पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद क्रमशः जापान और मंगोलिया ने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है और आज के वीडियो का जो आखिरी सेगमेंट होगा, आखिरी खंड होगा, वो है बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और उसका पहला न्यूज है कि हाल ही में बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग ने, ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग ने सारण जिले के छपरा शहर में अवस्थित 300 साल पुराना डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है। और यह मकबरा जो है डच गवर्नर जैकब वान हॉर्न की याद में बनाया गया था। और एक ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डच व्यापारियों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित की थी, जिसे वर्तमान समय में पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में बदल दिया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार का भागलपुर जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। भागलपुर जिला जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या है। तो इसे वर्ष 2017 में देश के सभी जिलों में लागू किया गया है और यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इस योजना के जरिए ध्यान रखिएगा कि इस योजना के जरिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, यानी कि या तो जो महिलाएं गर्भवती है या जिनका हाल फिलहाल में ही प्रसव हुआ है, तो ऐसी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 11,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और वो गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसे कि डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा माध्यम से महिला के बैंक खातों में भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त यानी कि 11,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इस सहायता के अतिरिक्त मुफ्त दवाएं और गर्भावस्था से पहले और बाद की चिकित्सा जांच आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को ध्यान में रखिएगा, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भागलपुर जिले को जो है उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि महिला संवाद कार्यक्रम क्या है। तो ये 60 दिनों तक चलने वाला इस कार्यक्रम का आयोजन जो है 70,000 जगहों पर किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना या उनसे अवगत कराना है। और इस कार्यक्रम को जो है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके जरिए राज्य सरकार राज्य की 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो ये महिला संवाद कार्यक्रम को से जरूरी जो जितने भी जरूरी तथ्य हैं उनको ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के 12 जिलों में, ध्यान रखिएगा कितने जिलों में, तो 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड है यानी कि एक ऐसा टाउनशिप जिसमें इंडस्ट्रियल सेटअप तो होगा ही, इसके साथ साथ वहां रेसिडेंशियल सेटअप भी होगा, यानी कि रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर भी खड़ा किए जाएंगे, यानी कि जहां उद्योगों के साथ साथ आवासीय सुविधाएं भी होंगी। तो ऐसा पहल जो है 12 जिलों में जो है वो शुरू किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अगला न्यूज है कि हाल ही में बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी जिनका नाम है यमुना सिकारिया ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय स्थापित किया है। ध्यान रखिएगा कि बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी जिनका नाम यमुना सिकारिया है ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय स्थापित किया है। और इस संग्रहालय में क्या है, इस संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह जो है प्रदर्शित किए गए हैं और
इन युवा उद्यमी ने उन 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह, जिन्हें मेमेंटो कहा जाता है, उनको ऑक्शन के थ्रू हासिल किया है और उन 56 विशिष्ट स्मृति चिन्हों को जो है एक ही जगह पर, यानी कि एक ही जगह पर लाकर एक संग्रहालय का रूप दे दिया है। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला न्यूज है कि बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो विनोद सिंह गुंजियाल को बनाया गया है और ये पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास की जगह लेंगे। अर्थात इस वर्ष जो बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया जाना है वो इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के मार्गदर्शन में संपन्न कराया जाएगा। इस नाम को याद रखिएगा, विनोद सिंह गुंजियाल जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। इसी तरह से आज के वीडियो के आखिरी सेगमेंट का आखिरी न्यूज कि हाल ही में मां सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम, ध्यान रखेंगे कि मां सीता की जो जन्म स्थली है वो सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम का विकास जो है वो अयोध्या में स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तर्ज पर किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। अब आपका अधिक समय न लेते हुए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। साथ ही अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अन्य दोस्तों के साथ भी जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर अवश्य करिएगा। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर आपका कोई कमेंट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।